जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका टीचिंग प्रो अमित शाह यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 28 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में। यह क्लास होगी वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए न्यूट्रल साइटेशन प्रणाली को किसने लॉन्च किया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए न्यूट्रल साइटेशन प्रणाली को डी.वाई. चंद्रचूड़ द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने घोषणा की है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को हवाला देने का एक समान पैटर्न सुनिश्चित करने के लिए निर्णयों के लिए न्यूट्रल साइटेशन शुरू किया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना है वो 26 जनवरी 1950 में की गई थी और सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक है वो 28 जनवरी 1950 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की पहली बैठक 28 जनवरी 1950 में हुई थी। आइए दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारतीय संविधान में भाग 5 संघ और अध्याय 6 संघ न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 2027 तक अर्थात 4 साल के कार्यकाल के लिए जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 2027 तक 4 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए दोस्तों, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि ILO एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है अर्थात अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 1919 में वर्साई की संधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को स्थापित किया गया था। 1919 में वर्साई की संधि द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशिष्ट एजेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली और सबसे पुरानी विशिष्ट एजेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि रूस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि सोयूज MS-23 को कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया और इसे कक्षा में स्थापित कर दिया गया।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नाम है रॉसकोसमोस, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, रॉसकोसमोस, ने अपने सोयूज कैप्सूल में कूलिंग सिस्टम में रिसाव के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसमें 2 रूसी व 1 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फंसा हुआ है और इन तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए रूस ने सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है जिससे उन अंतरिक्ष यात्रियों को वापस पृथ्वी पर लाया जा सके। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि हाल ही में FATF ने किस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाल ही में FATF ने रूस देश की सदस्यता को रद्द करने की घोषणा की है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन से बी, रूस। आइए दोस्तों इसके बाद FATF से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि FATF की स्थापना है वो वर्ष 1989 में की गई थी और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि FATF का मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में स्थापित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात FATF के वर्तमान अध्यक्ष हैं, उनका नाम है T राजा कुमार। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि FATF का पूरा नाम होता है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। FATF का पूरा नाम क्या होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि FATF का कार्य होता है कि आतंकवाद की फंडिंग को रोकना, अर्थात आतंकवाद की फंडिंग को रोकना ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का प्रमुख कार्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि FATF की 2 लिस्ट होती हैं, अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है वो 2 लिस्टों को जारी करता है। इसमें पहली लिस्ट है ग्रे लिस्ट और नंबर 2 है ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में ऐसे देशों को रखा जाता है जो आतंकवाद के शक में है, अर्थात जिस पर शक है उसे ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। और ब्लैक लिस्ट में ऐसे देश को रखा जाता है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और वह सत्य पाया जाता है तो उस देश को ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत वर्ष 2010 में FATF का सदस्य बना था, अर्थात भारत है वो वर्ष 2010 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का सदस्य बना था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में कुल 39 सदस्य थे। अब इन 39 सदस्यों में से रूस को बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अधिवेशन है वो साल में 3 बार होता है। FATF का अधिवेशन साल में कितनी बार होता है, तो हम कह सकते हैं कि साल में 3 बार होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया को FATF की सूची में रखा गया है। दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की सूची में रखा गया। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि PM मोदी द्वारा बरसू कन्नड़ दिमदमावा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि PM मोदी द्वारा बरसू कन्नड़ दिमदमावा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। आइए दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी को बरसू कन्नड़ दिमदमावा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन है वो नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बरसू कन्नड़ दिमदमावा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी को बरसू कन्नड़ दिमदमावा सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन है वो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में इसका उद्घाटन किया।
आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस महोत्सव में कर्नाटक की संस्कृति, परंपरा और इतिहास का जश्न मनाया जाएगा। बरसु कन्नड़ दिमदमाबा सांस्कृतिक महोत्सव में कर्नाटक की संस्कृति, कर्नाटक की परंपरा और कर्नाटक के इतिहास का जश्न मनाया जाएगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय फिल्म को SCA में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाल ही में RRR भारतीय फिल्म को SCA में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला है। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राजा मौली के निर्देशन में बनी RRR मूवीज ने हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि SCA का पूरा नाम होता है वो हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन होता है। SCA का पूरा नाम क्या होता है? हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि पुरस्कार का आयोजन है वो बेवर्ली हिल्स, लॉस एंजलिस, USA में किया गया। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ विश्व पुस्तक मेला 2023 का उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाल ही में नई दिल्ली में प्रारंभ विश्व पुस्तक मेला 2023 का उद्घाटन है वो राजकुमार रंजन सिंह के द्वारा किया गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राजकुमार रंजन सिंह। आइए दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन है वो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इसका आयोजन हो रहा है। विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन है वो हो रहा है। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विश्व पुस्तक मेला 2023 का शुभारंभ है वो राजकुमार रंजन सिंह के द्वारा किया गया है। विश्व पुस्तक मेला 2023 का शुभारंभ है वो राजकुमार रंजन सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन है वो 25 फरवरी से 5 मार्च तक विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा विश्व पुस्तक मेला 2023 का आयोजन है वो किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विश्व पुस्तक मेला 2023 को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अर्थात अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इसका आयोजन हो रहा है और इसकी थीम है India@75। विश्व पुस्तक मेला 2023 की थीम क्या है? India@75। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि राजस्थान के किस जिले में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले में 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बीकानेर। आइए दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि 14वें नंबर का राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन है वो राजस्थान के बीकानेर में इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में राज्यपाल कलराज मिश्र और अर्जुन राज मेघवाल शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 में राज्यपाल कलराज मिश्र और अर्जुन राज मेघवाल शामिल हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन है वो 25 फरवरी से 5 मार्च तक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन हो वो किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन है वो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में हुआ था। इससे पहले जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 में इसका आयोजन किया गया था वो
राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन है वो बीकानेर में आयोजित होगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होगा? तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन है वो बीकानेर राजस्थान में इसका आयोजन होगा। आइए दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से जम्मू कश्मीर को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। आइए दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 है वो जम्मू कश्मीर को अर्जुन राम मेघवाल द्वारा प्रदान किया गया है। बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 है वो अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड है वो 2022 का उत्तराखंड को दिया गया था। आइए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना द्वारा भागीदारी की जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना द्वारा भागीदारी की जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन से सी संयुक्त अरब अमीरात UAE। आइए दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज भारत और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना के बीच यह अभ्यास है वो 27 फरवरी से 17 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज है वो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच की एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज का प्रारंभ है वो 27 फरवरी से किया गया तथा यह 17 मार्च तक चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज का आयोजन है वो संयुक्त अरब अमीरात के अल धबरा एयरबेस में होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में भारत का तेजस और C-17 ग्लोब मास्टर इसमें भाग लेंगे और यह डेजर्ट फ्लैग 8 एक्सरसाइज है यह एक बहुपक्षीय एक्सरसाइज है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने चंद्रमा के लिए रोवर मिशन को भी लॉन्च किया है। आइए दोस्तों आपके लिए आज का सवाल इस प्रकार है, आपको बताना है कि किस मंत्रालय द्वारा मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2023 को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा किस स्थान पर लॉन्च किया गया है। इन क्वेश्चनों का आंसर है आपको कमेंट करके बताना है। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।